नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामान्य अध्ययन सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पहली वाली वीडियो जरूर देखें। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और यह विपक्षी दल का होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। और यह जो समिति है यह सार्वजनिक व्यय की जांच करती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ग्रेट ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। थायमिन कमी से होता है बेरी-बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या रतौंधी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बेरी-बेरी। थायमिन कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और इसका यह जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। स्कर्वी जो होता है वो आपके विटामिन सी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है और रतौंधी आपका विटामिन ए से होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आदिवृक्क, थायराइड, यकृत या अग्न्याशय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यकृत। यकृत जो है यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यकृत में ही विटामिन ए का भंडारण होता है और यकृत के जो अध्ययन किया जाता है वो आपका हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत जो है वो यकृत का अध्ययन किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्रीय आलू संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, पंतनगर या कटक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं? AB, A, O या B? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रक्त समूह AB में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं और इसीलिए इसे जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। एक प्रश्न बार बार पूछता है कि सार्वदाता किसे कहा जाता है? तो आपका O को सार्वदाता कहा जाता है और AB को सार्वग्राही कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 से 4 नवंबर 2022 तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ था? चंडीगढ़, भोपाल, अहमदाबाद या लखनऊ? तो इंडिया फूड एक्सपो का जो आयोजन किया गया था वो लखनऊ में किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है और इसका जो उद्घाटन है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था लखनऊ में। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46, 63, 70 या 28? तो यूरिया में नाइट्रोजन जो प्रतिशत होता है आपका 46% होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NH2CO, NH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनुपम खेर, गजेंद्र चौहान, चंद्रप्रकाश द्विवेदी या प्रसून जोशी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, प्रसून जोशी जो है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2017, 30 जुलाई 2017 या 1 मार्च 2017? तो भारत में GST जो शुरू हुआ है, लागू हुआ है, वह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगर संविधान संशोधन की बात की जाए
तो जीएसटी जो है वह 101वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लागू किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ओलंपिक 2020 किस शहर में आयोजित किया गया है? टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजल्स में या लंदन में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए टोक्यो में आयोजित किया गया है ओलंपिक 2020 को। और यह ओलंपिक का 32वां संस्करण था। और इसमें पदक तालिका की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर जो था आपका यूएसए था, दूसरे स्थान पर चाइना था, तीसरे स्थान पर आरओसी था। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरे चाइना और तीसरे जो है वह आरओसी था। अब जान लेते हैं हम लोग भारत के बारे में। तो भारत ने ओलंपिक 2020 में कुल जो है 7 पदक जीता था और यह भारत का सबसे अच्छा जो ओलंपिक माना जाएगा। इनमें आपका 1 स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 आपके कांस्य पदक थे। और जो 1 स्वर्ण पदक था वह नीरज चोपड़ा ने जीता था। आते हैं हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का जो हमारा पेड कोर्स है वह 24 नवंबर 2022 से दोनों भाषाओं में शुरू हो रहा है। और साथ में ही यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का जो पेड कोर्स हमारा शुरू हो रहा है वो 26 नवंबर 2022 से दोनों भाषाओं में ये पेड कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इन पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे कॉलिंग नंबर है, आप इनसे जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? शहरीकरण से, प्रतिरक्षण से, स्वास्थ्य एवं सफाई से या पेंशन से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रतिरक्षण संबंधित है, इंद्रधनुष। और यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में से शुरू किया गया था इंद्रधनुष कार्यक्रम को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? नई दिल्ली और वाराणसी, बेंगलुरु और चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई या नई दिल्ली और चंडीगढ़? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पहली जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो अहमदाबाद और मुंबई के मध्य चलाई जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और जो पहली ट्रेन जो तय करेगी दूरी वो आपके 508 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय करेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 जनवरी को या 10 जनवरी को? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाए जाने के कारण इसलिए 25 जनवरी को क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। और उसी दिन कारण जो है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में जो है तुलसीदास ने रामचरित की रचना की थी। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा सकता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह भी आपका अकबर ही होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसका जो कार्यकाल था वो 1773 से 1785 तक जो है इसका कार्यकाल था। यहाँ पे अन्य ऑप्शन उनको हम देख लेते हैं। विलियम बेंटिंग जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल वो आपका विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का पहला वायसराय था, वायसराय था। इनको भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का जो पहला भारतीय सदस्य कौन बना था? एस.एन. बनर्जी, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या जी.के. गोखले? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी जो है पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बने थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इनकी एक पुस्तक काफ़ी चर्चित रहती है, बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ही लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है? केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया गया है वह आपके बिहार में पाया गया। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
पहला स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित दर्रों में कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? आगिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा या बोमडीला दर्रा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बोमडीला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और तिब्बत की जो राजधानी ल्हासा है उसको इसे जोड़ता है। आगिल जो दर्रा है यह लद्दाख में स्थित है, बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है और चांगला दर्रा यह भी आपके लद्दाख में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? मंगोलिया, तजाकिस्तान, चीन या कजाकिस्तान? तकला मकान जो मरुस्थल है यह चीन में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अशगाबाद किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया या वियतनाम? तो अशगाबाद जो राजधानी है यह आपके तुर्कमेनिस्तान की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कजाकिस्तान की राजधानी आपकी अस्ताना है, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है हाई कोर्ट के। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बाथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मेघालय? तो बाथुकम्मा त्यौहार ये आपके तेलंगाना मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और यह है पुष्प त्यौहार है और अभी 2022 में इसे 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के मध्य इसे मनाया गया है और यह टोटल 9 दिनों तक चलता है। बाथुकम्मा त्यौहार ये आपके तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यूआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यूआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इंटरनेट से वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जिस एड्रेस का यूज किया जाता है उसे यूआरएल कहा जाता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? 71वां संशोधन, 72वां, 74वां या इनमें से कोई नहीं? तो यह आपका 74वां संविधान संशोधन था जिसने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और यह जो संशोधन हुआ था वो आपका 1992 में संशोधन हुआ था और ये अगर आपकी परीक्षा में पूछे लागू कब हुआ तो आपका 1993 में यह लागू हुआ था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख, हेमा मालिनी, वैजंती माला या हेलन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आशा पारेख को दिया गया है 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इससे पहले 2019 का जो पुरस्कार दिया गया था वह रजनीकांत को दिया गया था और 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, वह वर्ष 1959 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और पहला जो पुरस्कार है ये देविका रानी जी को दिया गया था। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।